Sir, एक question density of O2 at 27 degrees Celsius and 1 atm. एक वेरी question, गुड। दूसरा, air in open vessel is heated from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius. So, ठीक है, how बढ़िया, what fraction of air molecule escaped? ठीक है। और फिर और एक at constant temperature एक फिगर थी find 3 वेसल्स थे, उनको Yes, इंटरमिक्स sir. किया है हाँ वैसा सर ना। वही। हाँ सर yes वही था। sir. और नेक्स्ट कौन सा, कोई और? तो फिर Two डबल identical शेप, vessels having gas and Vessel connected, find identical out vessel. final common pressure. उसमें वो भी डबल, डायग्राम सर डबल शेप अच्छा, का था वो। मतलब दोनों को अलग टेम्परेचर कर दिया था, ऐसा करके, है ना? Yes sir. है ना? ठीक है, हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे पहले, है ना? We'll do more question related to ideal gas equations first, है ना? And then आज हम लोग कुछ डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो भी पढ़ेंगे। कुछ मैंने असाइनमेंट तुम लोगों को भेजा हुआ था रिलेटेड टू मॉड्यूल से, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए Yes, दिए sir. थे, एंड Yes sir. एक क्वेश्चन बैंक से भी कुछ अराउंड 50 क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं, है ना? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, आइडल गैस इक्वेशन से रिलेटेड एक असाइनमेंट में आज भी भेजूंगा, है ना? सो आइडल गैस इक्वेशन से ठीक ठाक मुझे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, है ना? कहने के लिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना? बट उसी को शायद मुझे बार बार यूज करना होगा, है ना? ठीक है, तो हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे आज रिलेटेड टू आइडल गैस इक्वेशन वन बाय वन। सो टिल नाउ हम लोग ने जो चीजें समझी हुई है, पीवी इक्वल टू एनआरटी समझा है, डेंसिटी कैलकुलेशन समझा है रिलेटेड टू आइडल गैस इक्वेशन। फिर हम लोग देखा कि व्हेनेवर वी हैव मिक्सिंग ऑफ गैसेस, टोटल मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट, है ना? मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं जो भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, जो क्वेश्चंस किए हैं, एंड देन विल डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस आइडल गैस इक्वेशन फर्स्ट, है ना? ओके, सो टिल नाउ जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं उससे रिलेटेड 2 पॉइंट तुम लोग याद रख सकते हो। लेट्स से फर्स्ट वन, आरएल मींस लेट्स से रेट लो, है ना? रेट लो 1। सो फर्स्ट क्या था? फॉर लेट्स से ओपन वेसल, फॉर ओपन वेसल, you know, whenever we have questions related to open vessel, its pressure and volume will be constant, you know, total pressure and total volume will be constant. And let's say you can say for closed vessel, you can say total number of moles, you know, for closed vessel, total number of moles and volume will be constant. यस बच्चे, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो ओपन वेसल मीन सिचुएशन शायद ये है, इन दिस ओपन कंटेनर वी हैव सम गैस हेयर, है ना? इन ओपन कंटेनर वी हैव सम गैस, so its pressure will always remain 1 atmosphere and volume will be same as volume of container. In the case of closed vessel, total moles will always remain constant, है ना? जैसा लास्ट लेक्चर में जो हम लोग ने सम किया, जो सेकंड सम किया था, उसमें क्या कांस्टेंट कर दिया था हम लोगों ने? प्रेशर एंड वॉल्यूम। Yes sir. यस लिखिए थोड़ा, Yes, मैं sir, नॉन इंटीग्रेट वाले पेज में भी भेज दूंगा सब मिला के आज सारा असाइनमेंट, है ना? सो इन ओपन वेसल प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। सो ये हम लोग ने जो सेकंड सम किया था उसमें N1 T1 इक्वल टू N2 T2 अप्लाई किया था शायद, है ना? और जो Yes, हम लोगों sir. ने थर्ड एंड फोर्थ सम किया, है ना? जो हम लोग ने थर्ड एंड फोर्थ सम किया था उसमें टोटल मोल्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को कांस्टेंट किया था, है ना? Yes. यस, ठीक, बढ़िया।
So let's say we'll do more questions related to this, related to ideal gas equation only, है ना? मैं पहले कुछ आसान से ही क्वेश्चन शेयर करूंगा, फिर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे ही। ये बड़ा, ये जो बोर्ड पे है ये थोड़ा बहुत लिखा है तुम लोगों ने? Yes, Yes. sir. Okay, let's say क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये कुछ 4th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, ऐसे ही हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेंगे बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन लेट्स से आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। ऐसे बड़ा 1 मिनट रखना, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर उस क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग शेयर भी करेंगे, ऐसा है ना। Okay, just do this question. It is relatively easy. सर किया है। सर किया है। ये किया अरे लास्ट क्लास ही किया। लास्ट क्लास है क्या? Sir. और सेकंड ऑप्शन। अच्छा रुको मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ, 1 मिनट रुको, है ना। क्वेश्चंस किया रहेगा तो मुझे बताना, नहीं तो हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना। मैं आसान क्वेश्चन पहले खोज रहा था, डिफिकल्ट तो मेरे पास बहुत सारे हैं। और ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Sir. चलो क्वेश्चंस को ट्राई करो इसको। ना क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है? Yes, sir. ओके,
पीवी इक्वल टू एनआरटी ही अप्लाई करना है तुम लोगों को, है ना? इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, फाइनली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। यस, कनक राठौर, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे। प्रथनव, तुझे जो आंसर बताना है देखो 100 से डिवाइड करके भी बताना है। और आंसर मीटर्स में बताना है। तेरा शायद सब कुछ ठीक है, यूनिट्स का ख्याल करो। देखो एज पर जैवल, शायद देख 2 का तेरा गड़बड़ है, 2 के मल्टीप्लीकेशन का। So you can say initial number of moles is P1 V1 divided by RT1. Pressure was 4 and this volume is same as 12.3. Yes, सोमरूप तुम्हारा आंसर सही है। 12.3 divided by 0.0821 and it is 300 Kelvin. Do you think ये approximately 2 आ जाएगा क्या यहाँ से? Yes, sir. Yes, sir. Exactly 2. Initial number of moles ऐसा ही। सर let's 2 say ही आता है। finally सर परफेक्ट Exact तो two, आता है। final, अच्छा exact 2 आ रहा है। So final number of moles is nothing but P2 V2 divided by RT2। और यहाँ जो प्रेशर है वो 3.6 है, 3.6 है। वॉल्यूम अभी भी ट्यूब का हम लोग कितना ले लेंगे? सेम एज 12.3 डिवाइडेड बाई 0.0821 एंड नाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 360। ये कितना आ जा रहा है? 1.5। हाँ सर 1.5 यार। सो जो मोल्स लीक हो गया है, सो डिक्रीज इन मोल्स, डिक्रीज इन मोल्स हो जाता 2 minus 1.5, इट कम्स आउट टू बी 0.5। सो सब मिला के जो मोल्स ट्रांसफर हो गए हैं, चले गए हैं, वो 0.5 मोल्स चले गए हैं, है ना। नाउ 20 मिनट्स में इतना डिक्रीज हो गया है एंड देन ट्यूब मटेरियल में 5 into 10 to the power 5 पोर्स हैं पर सेंटीमीटर एंड ईच पोर can transfer air inside to outside at a rate of this much molecule per minute. So 20 मिनट्स में हम लोग इतने मोल्स डिक्रीज हो गए हैं, तो पर मिनट भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, विच इज 0.5 multiplied by 6.023 into 10 to the power 23 molecules। इतने molecules पर मिनट के लिए हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं इसको। Yes, and then should be equal to 6.023 into 10 to the power 8 है, this much let's say per minute है, multiplied by, या इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे हम लोग नंबर ऑफ क्रॉस से, है ना। यस, ये तो मेरे पास आ गया इतना,
इतना इतना डिक्रीज होने वाला है लेट्स से पर मिनट, तो शुड बी 2.303 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, ये बाहर चला जाने वाला है ऐसा करके, है ना। यस बच्चे, इसको बस में नंबर ऑफ पोर से और मल्टीप्लाई करना है सब मिला के। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पोर्स कितने हैं वो हम लोग यहां से देख लेंगे यार। सब मिला के 5 इंटू 10⁻5 पोर है, मल्टीप्लाइड बाई लेट्स से 10⁻4 एडिशनली, एंड मल्टीप्लाइड बाई x, अगर मेरे पास ये जो सरफेस एरिया है वो मीटर स्क्वायर में। जैसे बच्चे ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? सर एक बार और बताओ ना। अच्छा देखो, ये सब जो डिक्रीज हुए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो 20 मिनट्स में हो गए थे, है ना। यस सर। पर मिनट अगर डिक्रीज होगा तो 20 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। 0.5 मोल्स मींस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना। यस सर। उसको 20 से डिवाइड कर लेंगे तो पर मिनट कितने पोर्ट्स के थ्रू डिफ्यूज हो सकते थे वो मिल गए। नाउ इट शुड बी इक्वल टू एक पोर से, है ना, ईच पोर से इतने मॉलिक्यूल्स जा सकते थे मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पोर। नंबर ऑफ पोर्ट से हम लोगों ने और मल्टीप्लाई कर दिया उसको, बस, है ना। ओके सर। एक पोर्ट से कितना डीके हो सकता था, कितने मोल्स जा सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पोर विल बी द टोटल डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ना, टेक्निकली। यस सर। अच्छा यहां से देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर वहाँ पर 10⁻4 क्यों है? 10⁻4 इसलिए आया कि अगर मैंने ये सब मिला के सेंटीमीटर में आया होगा ना, क्योंकि ये मेरे पास दिया था नंबर ऑफ पोर पर सेंटीमीटर। अच्छा सर, तो ठीक अगर है मुझे समझ। पर मीटर स्क्वायर निकालना होगा तो मुझे 10⁻4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा उसको। यस सर। ऐसे यहां से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो 5000 आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ सर, 50 आ रहा है सर, 50,000 आ रहा है। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 5000, और मुझे जो आंसर चाहिए था इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास जो मुझे आंसर है वो आंसर हो जाता 50, है ना। यस बच्चे, क्वेश्चन को देख लो, उतना मुश्किल नहीं है। मैंने इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं और मैंने फाइनल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। दोनों को एक से दूसरे को डिक्रीज करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए वो मुझे मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कैसे हो रहे हैं? क्योंकि पोर्ट्स के थ्रू वो इफ्यूज कर जा रहे हैं कंटेनर से। शुड बी इक्वल टू एक पोर से कितना इफ्यूज हो सकता था मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पोर्स, जिसमें x मीटर स्क्वायर का एक फंडा आ जाता सरफेस एरिया। x का वैल्यू आ गया 5000 मीटर स्क्वायर, एंड thus your answer should be 50. यस बच्चे, क्लियर है ये आंसर? यस सर। यस ठीक है। कुछ बच्चे पहले भी आंसर कर ही रहे थे यार इस क्वेश्चन का। यस बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं और थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन दूंगा, चलो पहले, है ना। ये लिख भी लिया तुम लोगों ने? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, इससे भी आसान क्वेश्चन, लेट्स से मुझे जल्दी से आंसर बताओगे उसका फिर। The pressure exerted by 12 gram of an ideal gas at a temperature of T degrees Celsius in a vessel of volume V liter is 1 atmosphere. When temperature is increased by, let's say, 10 degree at a same volume, the pressure increased by 10%. Calculate the temperature T in Kelvin. You have to find out the temperature T in Kelvin. यस उदय, सही है आंसर भाई। अच्छा, ये आंसर काफी बच्चों को आना चाहिए, ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन दिया है मैंने। यस नमन शेट्टी, तुम्हारा आंसर भी सही। इसे नमन ध्यान से देखना बेटा, शायद तूने डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कंफ्यूज हो गया है। हाँ फिर से सर, देखो। हाँ हाँ समझ गया। यस नमन, अब ठीक है आंसर। यस अमोघ, तुम्हारा आंसर भी सही है। जैसे यहाँ फिक्स्ड मास ऑफ गैस है एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। कनक, नहीं बच्चे, आंसर सही नहीं है तुम्हारा। मतलब once you apply P1 V1 divided by N1 T1 should be equal to P2 V2 divided by N2 T2। नहीं शुभम बेटा ध्यान से देखो। यस अमन, तुम्हारा आंसर सही है। यहाँ V1 इक्वल टू V2 है, इट इज क्लोज्ड कंटेनर, एंड N1 इक्वल टू N2 है, सो सिंपली इट इज P1 divided by T1 is nothing but P2 divided by T2 है बस। ऐसा आसान था ये वैसे ना। ना कांस्टेंट वॉल्यूम है, सो V1 should be equal to V2। नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए नहीं है, सो लेट्स से इट इज N1 equal to N2। So P1 divided by T1 should be equal to P2 divided by T2। Since pressure is increased by 10%, नहीं बेटा तुम लोग शायद कुछ डिग्री सेल्सियस केल्विन में कंफ्यूज हो रहे हो कुछ बच्चे। So P2 is nothing but P1 and let's say 10% of P1, so it is nothing but 1.01 times of P1। जो P2 का वैल्यू है it is 1.01 times of P1 and thus T2 should also 1.01 times of T1। Here it is given as T2 is nothing but 1.1 T1 plus सर 1.1 होगा ना? अच्छा 1.1 होगा, ठीक है। सो ये 1.1 होना चाहिए, 1.01 नहीं। सो इट इज 1.1। सो 1.1 P1 and thus it is 1.1 T1। T2 is given as T1 plus 10, so it is T1 plus 10 should be equal to 1.1 times of T1 and thus T1 should be in 100 Kelvin। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कुछ बच्चों को आंसर ये डिग्री सेल्सियस में कैसे आ रहा है और फिर वो उसमें O273 ऐड कर रहे हैं, है ना। बेटा इसमें टेम्परेचर सीधे ही केल्विन में तो आएगा।
ये जो कैपिटल टी हम लोग यहाँ पुट करते हैं इस फार्मूले में, वो टेम्परेचर इन केल्विन ही होता है। Yes, sir. तो ये तो आसान क्वेश्चन था, पता नहीं कुछ बच्चे गलती कर रहे थे इसमें। तो यहाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन में जो 12 ग्राम है और ये जो 120 ग्राम गिवन है उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। यस बच्चे, क्लियर है ये? तो Yes, कुछ sir. बच्चों मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर 373 केल्विन दिया है। बड़े ये जो भी टेम्परेचर है T1 एंड T2, ये टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन होता है। इस बच्चे लिख लिया है ये? Yes, Sir, 2 sir. minutes. Yes, sir, done. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं एक आसान और क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, उसको भी तुम लोग ट्राई करना। यस, ये सब क्वेश्चन तुम लोग के सही होने चाहिए यार। Two valve A and B connected by very small tube having stopcock. Valve A has a volume of 100 centimeter cube and contains certain gas, while valve B is empty. On opening the stopcock, the pressure of A fell down by 40%. Then the volume of valve B must be, assuming, let's say, throughout temperature remain constant. You can simply assume throughout, let's say, temperature remain constant. Yes, उदय, उदय तुम्हारा आंसर सही था। केविन बड़ा एक बेसिक गलती कर रहा है। तू फाइनल वॉल्यूम बता रहा है मुझे, है ना केविन जिंदल? बेटा मुझे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाल्व बी चाहिए। मानस भारद्वाज, मुझे वाल्व बी का वॉल्यूम चाहिए बच्चे बस। यस केविन, अब तुम्हारा आंसर सही है। मिलीलीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब इज सेम, है ना समरूप? यस समरूप, तुम्हारा आंसर सही है। अमन अग्रवाल, तुम्हारा आंसर भी सही है बच्चे। यस धर्मिल फारिक, मानस भारद्वाज, अब तुम सारे बच्चों का आंसर सही है। यस प्रथनव लाल, तुम्हारा आंसर भी सही है। अच्छा, क्वेश्चन भी शायद देखो रिलेटिवली आसान ही था यार ये, है ना? सो एज पर क्वेश्चन इज कंसर्न, यहाँ मेरे पास एक लेट्स से 100 सेंटीमीटर क्यूब का वाल्व है, और सिमिलरली यस कनक सही है तुम्हारा आंसर भी। एंड सिमिलरली सपोज यहां मेरे पास x सेंटीमीटर क्यूब का है जो स्टार्टिंग में एम्प्टी था। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर and number of moles, you can always apply P1 V1 should be nothing but let's say P2 V2. Here it is P1 and volume is nothing but 100 centimeter cube.
should be equal to, अच्छा decreased by 60% means it is P1 and 60% कुछ ऐसा लिख लेते हैं ना, yes 40%, and then multiplied by, let's say it is x milliliter. From here, अच्छा ये कितना हो जाता है टेक्निकली x plus 100 हो जाएगा ना, कुछ बच्चों यही गलती कर रहे हैं जो मैंने लिखा. It is x plus 100. Now the gas will present in both of the flask. X plus 100 comes out to be 250 centimeter cube या milliliter, and x का value will be nothing but 150 milliliter. Yes, बच्चे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया है बड़ा अच्छे से? हाँ sir. Okay. सर एक मिनट. यस बड़ा लिखा है कि नहीं अभी? यस सर यस. ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो अभी. यस, तो क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो देखो और मुझे सही आंसर बताओ उसका. यस बच्चे, मुश्किल सब नहीं है. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कुछ किए हुए भी हैं पहले. मैं क्वेश्चन में हिंट देता हूं तुम लोगों को क्या है कि भाई यस दुष्यंत तुम्हारा आंसर सही है. यस प्रथना तुम्हारा आंसर भी सही है. यहां लेट्स से एल mm का एक मरकरी है. यहां लेंथ लेट्स से ए है और ये लेंथ लेट्स से बी है और क्वेश्चन में यहाँ प्रेशर P एंड P है और ये मरकरी है ना. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है.
शुभम, तुम्हारा आंसर सही है, शुभम प्रजापति। और एक बच्चे ने मुझे और आंसर बताया था, हितांश गोपानी। बेटा नहीं, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। confined gas occupy starting में A mm and B mm in length with common unknown pressure P. In vertical position A upward the length become respectively. Means suppose इसी ट्यूब को अब मैंने suppose ऐसा vertically held कर दिया है इसको. So information of the question is अब यहाँ ये जो गैस है वो B डैश लेंथ ऑक्यूपाई करता और ये वाला जो गैस है यू कैन इमेजिन A डैश लेंथ ऑक्यूपाई करता. Here suppose pressure is P1 and pressure is P2. Yes, can you suggest me out of P1 and P2 pressure कौन सा प्रेशर हायर है इसमें? P1. Out of P1, since P1 is balancing P2 का pressure as well as weight of mercury. So P1 minus P2, do you think it should be nothing but L mm of mercury? उतना ही डिफरेंस है ना दोनों में बस. Yes, sir. जितना हाइट है मरकरी कॉलम का. Now instead of P1 can we apply Boyle's law for these two system. Suppose अगर मैं ये वाले हाफ के लिए और ये वाले हाफ के लिए अगर मैं Boyle's law अप्लाई कर लूं, है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या मैं इस वाले के दूसरे हाफ के लिए करूंगा, यहाँ सपोज इस हाफ के लिए अगर मैं अप्लाई कर लूं तो डू थिंक P1 का वैल्यू मिल सकता था क्या मुझे? सो P1 का वैल्यू हो सकता था P टाइम्स ऑफ B डिवाइडेड बाई B डैश. P टाइम्स ऑफ B डिवाइडेड बाई B डैश. Yes, sir. P2 का वैल्यू मुझे मिल सकता था P टाइम्स ऑफ A डिवाइडेड बाई A डैश इक्वल टू L. बच्चे ये समझ में आ रहा है क्या किया है? Yes, sir. नहीं सर. अच्छा मैं रुको फिर से समझाता हूँ, देखो ना क्या किया है. अच्छा, जो मैंने येलो में सर्किल किया हुआ है, दोनों दो हाफ जो मैंने येलो से सर्किल किए हैं, इसके लिए मैं देखो अप्लाई करता हूँ P1 V1 इक्वल टू लेट्स से सपोज P2 V2 टाइप का रिलेशन, या आई कैन सिंपली से मैं कुछ ऐसा अप्लाई करता हूँ, लेट्स से अब P कुछ भी नाम दे देते हैं उसको हम लोग, लेट्स से P5 ना V4. P4 V4 is nothing but let's say P5 V5 ऐसा देते हैं, क्योंकि P1 P2 मैंने पहले से किसी को नाम दे दिया था, है ना. Now P4 सपोज यहाँ P है और ये लेंथ कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है B के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाला हाफ, ठीक है. P and then multiplied by B ना लेंथ, and should be equal to, अभी ये मेरे पास प्रेशर P1 है, ये वाला प्रेशर यहाँ, और मेरे पास अभी जो लेंथ है वो B1 है. तो इंस्टेड ऑफ P1 कैन बी से इट इज P टाइम्स ऑफ B डिवाइडेड बाय B डैश. यस सर. अच्छा, जैसा मैंने P1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ऐसा ही P2 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम लोग? यस सर. बस अब मेरा काम यहां से हो गया. सो फ्रॉम हेयर P का वैल्यू इज L डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई B डैश माइनस A डिवाइडेड बाई A डैश. इज इट क्लियर? Yes, sir. और मेरे पास ऐसा A ऑप्शन आंसर आ जाता है इसका. बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है? No, sir. Okay. No, sir. ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिख पाए तुम लोग? Yes, सर एक sir. मिनट.
Yes, sir. Okay. The next question based on this is, ये ऐसा क्वेश्चन किया था ओलंपियाड बैच में कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर किया यस सर, किया था। Yes. चलो तो यही सब बच्चे question ट्राई किया था। करो। सेम क्वेश्चन किया था? यस सर। अच्छा ठीक, चलो बाकी बच्चों को भी देखने देते हैं ना। यस, कुछ बच्चे तो मुझे आंसर बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इन बच्चों ने पहले क्वेश्चन किया हुआ है ऑब्वियसली। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे गलत भी बता रहे हैं, है ना, ऑल्दो वो लोग ओलंपियाड वाले बैच में थे, है ना। बाकी सारे बच्चे भी देखो क्वेश्चन को, क्या है। एन आइडियल गैस अंडरगोज a thermodynamic cycle as shown in figure. Which of the following graph represent same cycle? Which of the graph represent same cycle? थोड़ा सा पहले जो ग्राफ गिवन है हम लोग को उसको देख। वैष्णवी बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है, वैष्णवी शर्मा। अच्छा, क्वेश्चन को बेटा अगर ध्यान से देखोगे तुम लोग, क्वेश्चन में इट इज गिवन एज, लेट्स से B2C वाला जो प्रोसेस है ना, B2C वाला जो प्रोसेस है, here वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दुष्यंत नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है, ध्यान से देखो उसको, है ना। B से C वाला जो प्रोसेस है ग्राफ में, इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सिमिलरली ग्राफ में जो C से लेकर A वाला प्रोसेस है ना, ग्राफ में जो C से लेकर A वाला प्रोसेस है, इसके लिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एंड सिमिलरली इफ इट इज A से लेके B वाला जो प्रोसेस है ना, A से लेकर जो B वाला प्रोसेस है, हेयर प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर मैं इस ग्राफ को, ये वाला जो ग्राफ गिवन था उसको मैं ध्यान से देखूं तो ये तीन चीजें मुझे समझ में आ सकती थी कि B से C के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, C से A के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, और A से B के लिए प्रेशर कांस्टेंट है। ये समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है सब बच्चों को, कि इस ग्राफ के लिए ये तीन चीज समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को। यस दुष्यंत, अब तुम्हारा आंसर सही है। B से C के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, C से A के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, और A से B के लिए प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। बस 1 by 1 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लो यार इसमें से। जैसा इफ यू सी डी ऑप्शन में C से A के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। समरूप नहीं, तेरा आंसर भी गलत है। C से A के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए था, तो डी आंसर तो नहीं हो सकता है। C से A वाला ग्राफ ऐसा होना चाहिए था ना, स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। यस, सी ऑप्शन में भी नहीं हो सकता है क्योंकि C से A टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं है, और इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है ही नहीं। ओनली इन ऑप्शन ए C से A के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओनली इन ऑप्शन ए C से A के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। समरूप, तुम बी आंसर क्यों बता रहे थे वे बार बार? सर गलती से 2-3 बार टैप हो गया। अच्छा ठीक। तो C से A के लिए बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए था उस ग्राफ में भी।
Yes, Yes? sir. Yes, ये तुम sir. लोगों ने बलून्स वाला क्वेश्चन किया था क्या हम लोगों ने ओलंपियाड वाले बैच में कि कितने बलून फिल कर पाएंगे, समथिंग लाइक दिस? नहीं सर। नहीं? नहीं सर. ठीक, अभी कर लेंगे। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ डाउट है? No sir. ओके। और वैसा कुछ लिखा भी है क्वेश्चन से लेके तुम लोगों ने कि अगर वीटी डायग्राम गिवन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम ऐसा आ जाएगा। वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम गिवन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है ये, है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Now let's say just write one of the question based on this ideal gas equation only. So the question is, if let's say balloon of radius equal to 10 centimeter has to be filled at NTP from gas cylinder which originally consist pressure equal to 30 atmosphere, volume of cylinder is 3 liter, और यहाँ ये जो टेम्परेचर है let's say it is given as 27 degree Celsius, सिलेंडर का टेम्परेचर। Then find out maximum number of such balloons. Find out maximum number of such balloons filled from let's say given cylinder. मैं क्वेश्चन का मीनिंग एक बार देखो, तुम लोगों को फिर से समझाता हूं क्या है क्वेश्चन। लेट्स से मेरे पास इस टाइप का कोई बलून रेडियस गिवन है, तो सिंपली अज्यूम कर सकते हो कि लेट्स से मुझे कोई स्फेरिकल बलून फिल करना है फॉर विच दिस रेडियस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो लेट्स से इस बलून को मुझे एनटीपी पे फिल करना था। Now it has to be filled from certain gas cylinder in which initial pressure was 30 atmosphere. यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है इट इज 3 लीटर, और ये जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है इट इज 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो हम लोग मैक्सिमम ऐसे कितने बलून यहां से फिल कर सकते हैं। तुम लोग मुझे सीधे सीधे अप्रोच भी बता सकते हो कि करोगे कैसे, है ना? आंसर तो बाद में बताना, पहले कोई बच्चा मुझे ये बताओ क्वेश्चन को करना कैसे है इसको। सर इसमें हम एक बलून में कितने नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर जो ठीक है, टोटल मोल सिलेंडर में उससे डिवाइड कर देंगे तो बलून आ जाएगा। चलो देखो, ये बच्ची जो बोल रही है थोड़ा थोड़ा हम लोग वो कोशिश करते हैं। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वन बलून, है ना? नंबर ऑफ मोल्स फिल्ड इन वन बलून शुड बी इक्वल टू आई कैन सिंपली से इट इज उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम। कितना है प्रेशर एनटीपी पे?
1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम मुझे फिल करना है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आई कैन सिंपली से 273 आर। इतनी बलून में मोल्स फिल कर पाएंगे ना हम लोग एक बलून में? Yes, sir. अच्छा, दूसरा इसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सिलेंडर हम लोग फाइंड आउट कर ले, जो आ जाता 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 300 आर, है ना? यस, उसके Yes, लिए sir. भी हम लोगों ने पीवी इक्वल टू आर टी अप्लाई कर लिया। अब सीधे सीधे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए क्या? देख लो, सीधा Yes, अगर sir. डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर। नहीं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल तुम लोग गलत कर रहे हो सोचने में। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे ही मैं इस स्टॉप कोक को यहां से हटाऊंगा, यहां से गैस बलून के अंदर जाएगा ना? गैस फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये तो पता है ना सबको? पक्का पक्का? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, जैसे जैसे मैं बलून्स यहां से फिल करता जाऊंगा, सिलेंडर का प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। Please. Decrease. डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मैं गैस को कंज्यूम करता जा रहा हूं उसमें से, है ना? अच्छा, डू यू थिंक जैसे बलून फिल करते करते सिलेंडर का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज हो जाता, तो मैं और बलून फिल कर सकता हूं क्या उससे 1 एटमॉस्फेयर पे? फिर नहीं सर। No, नहीं sir. सर, नो नहीं कर सकते। तो एक तो ये तो कंफर्म है कि मैं सारे के सारे मोल्स बलून्स में ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, है ना? कितने मोल्स बच जाएंगे बलून्स में? सो आई कैन से, लेट्स से मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स left in cylinder. Do you think it should be equal to 1 into 3 divided by 300 R? 1 एटमॉस्फेयर के कोरस्पॉन्डिंग तो नंबर ऑफ मोल्स बच जाएंगे यार, पक्का पक्का, है ना? मेरे क्वेश्चन का ये सेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या है ये? यस gas सर। can flow only from high pressure to low pressure. So once pressure of cylinder decreased up to 1 atmosphere, फिर मैं उससे 1 एटमॉस्फेयर के बलून फिल नहीं कर सकता हूं टेक्निकली, है ना? सो यू कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ सच बलून, it should be how many moles will be transferred? 30 divided by 3 and 300 R minus 29 into 3 divided by 300 R, इतने ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग मैक्सिमम, and divided by 1 4/3 pi r cube divided by 273 r। Do you think यहां से मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए? इसमें आसान था कैलकुलेशन, आर आर एंड आर, तो देखो कितना मस्त कैंसिल्ड आउट हो गया, है ना? ये आर क्यूब कितना बन जाता है इसमें? 1000 आर क्यूब कितना बन जाएगा? 1000. यस, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा बेटा, ना? यू थिंक 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर? हाँ सर। तो उसको कन्वर्ट Yes. करना भूलना नहीं है ना, हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे जल्दी से बताना, ये कैलकुलेशंस आ जाएगी कुछ 18 पॉइंट कितनी है, चलो बताओ मुझे, है ना? 125 कितना? 18 पॉइंट 125 18.1। हाँ तो सर। बाकी बच्चों को करने दो, शायद 18.1 नहीं आता था, थोड़ा और आता था।
मतलब ये सेम कैलकुलेशन में लिख सकता हूँ। अच्छा 29 नहीं आएगा ना, यहाँ तो 1 आएगा ये, है ना? ये तो 1 आएगा ना यहाँ से। Yes, sir. 30 into 3 and 1 into 3, 29 तो बचेगा इसमें। So it is 29 into 3, यस ये बच्चा थोड़ा मुझे सही बता रहा है, समझे लग रहा है, multiplied by 273 multiplied by 3 divided by 300 divided by 4 and divided by 3.14 आएगा शायद ये, है ना? 18.9 कुछ आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, 18.9 कुछ आएगा ऐसा, है ना? अगर ये 18.9 है, so can we say maximum number of such balloons should be equal to 18? जो 19th बलून होगा बच्चे, वो 10 सेंटीमीटर रेडियस तक जाएगा ही नहीं, है ना? नहीं सो 10 सेंटीमीटर रेडियस के मेरे पास जो बलून होंगे, इट इज जस्ट 18 बलून्स। यस बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को कि नहीं? यस सर। Clear है sir. ऑब्वियसली तो थोड़ा ये समझना है बेटा, हमेशा ट्रांसफर करते समय ऐसा नहीं है कि पूरा गैस हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, है ना? जब तक ट्रांसफर होता रहता है, जब तक एक गैस का प्रेशर दूसरे कंपार्टमेंट से ज्यादा है, वंस इट इज इक्वेटेड देयर विल बी नो नेट ट्रांसफर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और अगर ये 18.9 है, इट मींस 19th बलून पक्का 10 सेंटीमीटर रेडियस तक नहीं जाएगा। So your answer should be just 18. Yes, बच्चे क्लियर है ये? यस Yes, sir. Yes, sir. So आइडियल गैस के मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं शायद, एंड बुकलेट में कुछ 25 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे ना ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को। Yes, sir. Yes और sir. क्वेश्चन बैंक में अराउंड 50 और मैं 20 असाइनमेंट 1 में शेयर करूंगा, है ना? तो मतलब मतलब वो जो बच्चे जीनियस वाले बैच में, वहां कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन के, तो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर इसमें आइडियल गैस इक्वेशन के। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एज इट इज रिलेटिवली आसान टॉपिक एज पार्शियल प्रेशर। Partial pressure of gas. So partial pressure of gas means in a mixture of gases, in a mixture of gases, partial pressure in a mixture of gases, partial pressure of particular component is pressure exerted by given gas only, even in absence of other gases. Even in absence of other gases. I'm repeating again. In a mixture of gases, partial pressure of particular component is pressure exerted by given gas only, even in absence of other gases. For example,
let's say in this container at, you can simply say, at constant temperature, if you fill only N2 gas and its pressure is recorded as 2 atmosphere, suppose once you fill only N2 gas, its pressure is found to be, let's say, 2 atmosphere. And now suppose instead of N2, if you fill only O2 gas, suppose अगर मैंने सिर्फ O2 गैस फिल किया होता इसमें, only O2 गैस, and ये सपोज प्रेशर अप्लाई कर रहा होता 3 एटमॉस्फेयर. अगर मैंने सिर्फ N2 गैस फिल करके देखा होता तो इसमें 2 एटमॉस्फेयर था, और सिर्फ अगर O2 गैस फिल करके देखा होता तो मेरे पास लेट्स से सपोज 3 एटमॉस्फेयर था, है ना. तो जब मेरे पास लेट्स से अब N2 गैस भी है सपोज पूरे वेसल में, और सपोज अब पूरे वेसल में मेरे पास O2 गैस भी है, तो इस टोटल प्रेशर में से, है ना, इस टोटल प्रेशर में से सिर्फ ऑक्सीजन गैस जो प्रेशर अप्लाई करता वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाता, और जो सिर्फ नाइट्रोजन गैस प्रेशर अप्लाई करता वो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो जाता, है ना. तो बाकी सब गैसेस के अब्सेंस में सिर्फ वो गैस कितना प्रेशर अप्लाई करता वो उसका पार्शियल प्रेशर है. डेफिनेशन समझ में आ रहा है पार्शियल प्रेशर का क्या है? Yes. तो बाकी सबके अब्सेंस में अगर सिर्फ वही गैस प्रेजेंट होता, वो गैस कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, इट इज पार्शियल प्रेशर. So, यस बोलो बेटा. so the लिखा है ना pressure exerted by a given gas only. हाँ, गिवन only गैस gas. ओनली, इवन इन अब्सेंस ऑफ अदर गैसेस. मतलब उस मिक्सचर में सपोज और कोई गैस नहीं भी होता तो बस सिर्फ वो गैस कितना प्रेशर अप्लाई करता वो पार्शियल प्रेशर का मीनिंग है. सर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ना? हाँ बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. तो उस टेम्परेचर की हम लोग बातें करें तो, हाँ सर, मतलब जिस पे गैसेस अभी मौजूद है. जिस पे गैसेस अभी मौजूद है, बिल्कुल. ओके सर. यस विनीत, मैं बेटा फिर से रिपीट करता हूँ क्या है कि अगर मेरे पास सपोज कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अगर मेरे पास कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो कोई एक पर्टिकुलर गैस, सिर्फ एक पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा. तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता भी हूँ. ये डेफिनेशन लिखा है तुम लोगों ने पार्शियल प्रेशर, ये सब है ना? यस सर. सर लिखा. ठीक, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी करता हूँ. लेट्स से क्या है, अकॉर्डिंग टू लेट्स से Dalton's law of partial pressure, according to Dalton's law of partial pressure, you can say total pressure exerted by gaseous mixture, total pressure exerted by gaseous mixture is, you can say, summation of partial pressure of all the
gaseous components according to Dalton's law of partial pressure. Total pressure exerted by gaseous mixture is summation of partial pressure of all the gaseous components. जैसा सपोज मेरे पास यहाँ N2 गैस मैंने फिल करके देखा होता और सिर्फ ये जो प्रेशर अप्लाई करता, लेट्स से वो P ऑफ N2 अप्लाई करता, इसके नंबर ऑफ मोल सपोज N ऑफ N2 है. सेम सपोज अगर यहाँ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट था, ऑक्सीजन गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो NO2 था और ये जो प्रेशर अप्लाई करता सपोज वो PN2 करता. हर एक के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लूं. सो कैन वी से अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, सर वो PO2 होता है. हाँ P ऑफ O2 होना चाहिए. यस. सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, can we say partial pressure of N2 should be nothing but moles of N2 RT divided by total volume. ऐसा ही you can simply say, let's say partial pressure of O2 is nothing but moles of O2 into RT divided by volume. अगर मैं टोटल प्रेशर P के लिए अप्लाई करता आइडियल गैस इक्वेशन, सो डू थिंक इट विल बी नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इनटू RT डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लिख सकते थे हम लोग इसको. Yes, sir. एंड कैन वी से फ्रॉम हियर इट इज नथिंग बट जस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. Yes, sir. तो यू कैन से कि अगर मैंने सिर्फ N2 फिल करके देखा था उस वेसल में और साथ में अगर मैंने O2 को भी फिल कर दिया है, तो जो टोटल प्रेशर होगा इट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. सारे के सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर का एडिशन है टेक्निकली. सर आप ये वाला एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा था कि सपोज मेरे पास नाइट्रोजन के N2 मोल्स थे जो मैंने वेसल में डाले थे स्टार्टिंग में, तो डू यू थिंक उसका पार्शियल प्रेशर हो जाना चाहिए था नाइट्रोजन के मोल्स इनटू RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. NRT बाय, हाँ. और अगर मैं सपोज सिर्फ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स NO2 पुट किए होते तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाना चाहिए था, मोल्स ऑफ O2 इनटू RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. हाँ सर. टोटल प्रेशर के लिए अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करता तो क्या हो जाता, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो डू थिंक यहाँ से मेरे पास जो टोटल प्रेशर है वो कुछ ऐसा आ गया है ना. हाँ सर, हाँ सर. तो ये जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है वो हमेशा एप्लीकेबल होगा क्या? डाल्टन्स लॉ पार्शियल कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है. कांस्टेंट होना चाहिए. नहीं, सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं है, तब एप्लीकेबल होगा. सर वो जितना वेसल कंटेन कर सकता है उतना ही होगा ना. हम तो वॉल्यूम मतलब यू कैन से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बोथ नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन गैस विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना. हाँ, वही बोलना चाहता हूँ. यस. एप्लीकेबल होगा अभी सबके लिए कि नहीं? मैं यहाँ लिखता हूँ. बेटे ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लिया तुम लोगों ने कि नहीं, क्या अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर? हाँ सर, लिख लिया. Yes, sir, लिख दिया. अच्छा, लिखा है सब बच्चों ने कि नहीं? लिखा है सर. अच्छा ठीक है. थोड़ा सा लोग लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि भाई डाल्टन्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसा है ना. अभी समझते हैं. So here you can say Dalton's law of partial pressure
Dalton's law of partial pressure is not applicable. Dalton's law of partial pressure is not applicable for, you can say, reacting gases. Is not applicable for reacting gases. For example, suppose अगर मेरे पास NH3 गैस एंड सपोज अगर मेरे पास HCl गैस का कॉम्बिनेशन होता, मेरे पास सपोज NH3 गैस एंड HCl गैस का कॉम्बिनेशन होता, तो डू यू थिंक दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेता इसमें? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। हाँ, या वेपर भी बना लेता सपोज उस टेम्परेचर पे, ना वेपर भी बनता है, वाइट डेंस फ्यूम्स बन जाते हैं ना। तो जब दोनों रिएक्शन करते तो कुछ ऐसा भी बन सकता था, NH4Cl वेपर, NH4Cl गैस, इवन NH4Cl सॉलिड भी बन सकता था। अच्छा, इस वाले केस में ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू गैस के मोल्स कम हो गए हैं? यस सर। Yes, sir. इस वाले केस में ड्यू टू रिएक्शन अगर गैस के मोल्स कम हो जाते, सो डू यू थिंक टोटल प्रेशर एक है इनिशियली मेरे पास जब सिर्फ NH3 गैस है उसका प्रेशर, एक है मेरे पास से जो HCl गैस होता उसका प्रेशर, ये क्या आएगा? मोर देन, लेस देन या इक्वल टू? यहाँ मोर देन ये प्रेशर लेस देन हो जाएगा बेटा। लेस देन, हाँ सर, उनका भाई मेरे पास जो इंडिविजुअली दोनों गैसेस के प्रेशर था, मेरे पास इंडिविजुअली जो दोनों गैस का प्रेशर था, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए सब मिला के, है ना, तो डू यू थिंक टोटल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा? हाँ सर। अगर वो रिएक्ट नहीं करते तो डाल्टन्स लॉ पक्का एप्लीकेबल होता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं फिर, है ना। इस वाले केस में तो देखो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर्स के एडिशन से कम हो गया इफेक्टिवली। यस बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो ये जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस एंड इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर रिएक्टिंग गैसेस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आसान हम लोग कर सकते थे, और आसान मीन्स जैसा इसी केस में मैं इमेजिन कर लेता हूं, ये डायग्राम ड्रॉ था यहाँ, अच्छा सा डायग्राम था यार, मैंने मिटा दिया फालतू में। ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिएक्टिंग गैसेस। यस सर, एक मिनट सर, एक मिनट। और इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर वाले एग्जांपल में कुछ ऐसा आ जाता, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा फिर। अच्छा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर रिएक्टिंग गैसेज है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज है? रिएक्टिंग ओनली इन स्पेसिफिक कंडीशन। हाँ, मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होते ना, अदरवाइज एटमॉस्फेयर में इतना सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन साथ साथ में नहीं होता, नहीं? हाँ सर, नहीं है रिएक्टिव। सो नाइट्रोजन इज टिपिकली नॉन कंबस्टिबल गैस। N2 and O2 के मिक्सचर के लिए सेफली यू कैन अप्लाई डाल्टन्स लॉ। अच्छा, फर्दर लेट्स से इसी वाले केस में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू रिमेंबर कुछ ऐसा ही लिखा था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज नथिंग बट N2RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कॉमा partial pressure of O2 is nothing but NO2RT divided by volume, and P total
total pressure is nothing but moles of N2, moles of O2, RT divided by total volume. Yes, ऐसा ही है बच्चे? Yes, sir. अच्छा, from here if you divide partial pressure of N2 divided by P total, do you think यहाँ से मुझे मिल जाता moles of N2, Yes, sir. moles of N2 plus moles of O2 हाँ सर. and partial pressure of N2? Do you think ये वाला जो term है it is nothing but mole fraction of N2 हाँ सर. Yes, sir. into let's say P total? सर आपने दोनों को डिवाइड किया टोटल और हाँ, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 को लेट्स से P टोटल से हमने डिवाइड कर दिया है ना, तो RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हाँ एंड सर पता RT होगा डिवाइड बाय वॉल्यूम तो कैंसिल्ड आउट हो गया, हाँ सर फिर मोल फ्रैक्शन हाँ तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ना. तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो क्या, इन जनरल partial pressure of any component, in general let's say partial pressure of any component, let's say Pi, should be equal to, do you think it's mole fraction multiplied by P total? मुझे अगर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो गैस मिक्सचर में उसके मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो बस. Yes? जैसे सपोज अगर मुझे ऐसा ही, अगर मुझे यहाँ O2 का पार्शियल प्रेशर चाहिए था तो कैन वी से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू P टोटल हो जाता, जैसे Yes, मैंने sir. N2 के लिए किया था. तो मैं इन जनरल ऐसा लिख सकता हूं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट Pi लेट्स से शुड बी नथिंग बट इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. यस, सर तो फिर ये चेंज Yes, होता sir. रहेगा ना हर गैस से. तो हर गैस का पार्शियल प्रेशर तो अलग अलग होगा बेटा, P टोटल तो सबके लिए सेम होगा. सर वापस मैं सिर्फ ये बता दूं ना, P टोटल तो सबके लिए ही सेम होगा ना. जैसा मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल in air, for example in air at total pressure of 1 atmosphere, can you suggest me partial pressure of N2 should be nearly how much? 0.8. 0.8, yes है ना, 0.8 एटमॉस्फेयर. तो मैं कैसे कर सकता था, it should be mole fraction of N2 multiplied by P total should be equal to, do you think mole fraction of N2 is nearly 0.8? 80% होता है ना nearly. Yes. Yes, sir. Yes, sir. प्रिसाइजली कितना होता है, प्रिसाइजली कितना होता है? 79. 78%. 29. प्रिसाइज 78 है. सर सारी बुक्स का अलग अलग होता ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? है. 79. तो 78 पॉइंट समथिंग होता है. 78 पड़ा है सर. 78. अच्छा 78 पढ़ा है, तो इट इज 0.78 multiplied by 1 atmosphere and you can say 0.78 atmosphere आ जाता है. और अगर मुझे ऑक्सीजन गैस के लिए निकालना होता तो 0.21 एटमॉस्फेयर आ जाता. Yes, sir. 0.21. सर ये भी किसी भी गैसियस मिक्सचर के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना इसको.
सर ये जो मोल फ्रैक्शन वाला स्टेटमेंट है ये सिर्फ नॉन रिएक्टिंग एसिड है कि रिएक्टिंग के लिए भी चलता है? ऑब्वियसली नॉन रिएक्टिंग के लिए बेटा, रिएक्टिंग के लिए तो ये कुछ एप्लीकेबल नहीं बचेगा, है ना। यस। तो बेटा ये सब डॉल्टन्स लॉ है ना, जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है ये भी डॉल्टन्स लॉ का ही एप्लीकेशन है ना बस। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो मैं यही इसी में लिख देता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ जाता 0.21 एटमॉस्फेयर ओपन एटमॉस्फेयर में, है ना। यस बच्चे, क्लियर? यस सर। यस सर। Yes. लिख भी लिया है जो बोर्ड पे है? सर 1 मिनट लिखना है। 1 मिनट। और obviously ये जो टोटल प्रेशर है इट शुड बी समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। वे सबका मिला के 1 होएगा। सबका मिला के 1 होगा, 1 ओपन एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली। यस बच्चों, लिखा है ऐसा? Yes, sir. ओके, इससे इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड ही एक टर्म है यहाँ, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर नाम सुना है इससे पहले भी कभी? तो वेपर प्रेशर ऐसा नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सर। तो वेपर प्रेशर मींस here let's say you can say, है ना, या मैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही यहाँ कर लेते हैं, बाकी सब बाद में हम लोग करेंगे। वेपर प्रेशर लेट्स से लिख लेते हैं। सो लिख में एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, है ना, एट एनी गिवन टेम्परेचर few molecules of every substance present in vapor phase. At any given temperature, few molecule of every substance present in vapor phase. And you can say in equilibrium with substance. किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल हर एक सब्सटेंस के वेपर फेज में होते हैं, which remain in equilibrium with given substance. For example, let's say for water. जैसे ये एग्जाम्पल पहले अच्छे से समझ लो, फिर तुम लोग चाहो तो लिख भी सकते थे, डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते थे। सपोज इन दिस
closed container, if you take H2O liquid here, तो डू यू थिंक इवन 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ H2O लिक्विड का वेपर बनेगा क्या? सो कुछ H2O लिक्विड H2O वेपर में भी पक्का कन्वर्ट हो जाता है. सो इट विल कन्वर्ट इनटू H2O वेपर. H2O liquid will convert into H2O vapor, and simultaneously H2O vapor can back convert into H2O liquid. Corresponding reaction may be represented as H2O liquid is converting to, let's say, H2O vapor. Forward reaction is known as, let's say, evaporation, and this backward reaction is known as, let's say, condensation. है ना? H2O vapor condense होके वापस से H2O liquid बना लेता. Now the pressure exerted by these vapors can be measured with the help of manometer tube, and simply you can say the pressure exerted by these vapors of water at this temperature. This pressure is nothing but, let's say, vapor pressure. यस बच्चे, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? यस सर. यस सर. किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स बन जाते हैं. ऑल्दो किसी सब्सटेंस के ज्यादा वेपर बनते होंगे, किसी के कम वेपर बनते होंगे. जिसके ज्यादा वेपर बनते हैं दैट सब्सटेंस इज नोन एज वोलेटाइल सब्सटेंस, और जिसके कम वेपर्स बनते हैं वो सब्सटेंस का नाम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, एसीटोन वोलेटाइल होता होगा कि नॉन वोलेटाइल होता होगा? वोलेटाइल. एसीटोन इज हाईली वोलेटाइल, कि भाई पूरे रूम के किसी एक कॉर्नर में भी अगर बोतल मैंने ओपन कर दिया है तो उसके दूसरे कॉर्नर में भी कोई बंदा बैठा होगा तो उसको स्मेल आ जाएगा उसका ना. और स्मेल तो तभी आता होगा ना जब उसके कुछ लिक्विड, एसीटोन लिक्विड के कुछ मोल्स वेपर में जाते होंगे, है ना, तो ही मुझे स्मेल आ सकता है दूर से ही, है ना. अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज फाउंड टू बी वोलेटाइल, है ना. So any substance which has higher vapor pressure is known as volatile substance, और जिसका कम vapor pressure होता है it is known as, let's say, non volatile. But हर एक टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल वेपर फेज में है. सल्फर ठीक ठाक सा वोलेटाइल होता है ना. यस, जब हम लोग ऑनियंस को कट करते हैं तो हम लोग की आंखों में आंसू क्यों आते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर. मतलब you can say there is elemental sulfur present in onion and which is found to be volatile. तो जैसे हम लोग कट करते हैं सल्फर हम लोग की आंखों में आ जाता है ना, and then we feel irritation. So vapor, you know, vapors. So pressure applied by these vapors is known as vapor pressure. अच्छा, जैसे मैं फर्दर और यहाँ लिख लेता हूँ, particularly in the case of water, particularly in the case of water, vapor pressure is also known as aqueous tension. Particularly in the case of water, vapor pressure is also known as aqueous tension. अच्छा, अगर मैं अमाउंट ज्यादा ले लूंगा वाटर का तो वेपर प्रेशर उसका बढ़ेगा कि कम होगा? सपोज मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया, अब मैंने 2 लीटर ऑफ वाटर ले लिया, 3 लीटर ऑफ वाटर ले लिया, तब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कम रहेगा,
कम होगा या सेम रहेगा? सेम रहना चाहिए। सेम रहेगा। जैसे मैं लिखता हूं फर्दर, सो यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ substance at a given temperature is independent of its amount. For example, aqueous tension at 100 degree Celsius किसके इक्वल होता है भाई? किसी बच्चे को आइडिया? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 1 एटमॉस्फेयर 760 टोर, इरेस्पेक्टिव ऑफ वाटर का अमाउंट कितना है ना? इससे पहले कभी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और समथिंग लाइक दिस? बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही यही होती है ना, लेकिन द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू पी एक्सटर्नल इज बॉइलिंग पॉइंट। बट ये ऐसा स्टेटमेंट आसानी से याद रख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अमाउंट। वो कितना अमाउंट है, कम अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, वेपर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट ही होता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर और 2 ग्लास ऑफ वाटर at 100 degrees Celsius, their vapor pressure will be 1 atmosphere only. जो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। यस। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज, शायद और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? Yes, sir. So you can say on increasing temperature, vapor pressure of substance. No, vapor pressure of substance increases. बट किसी एक टेम्परेचर पे इसका वैल्यू विल बी कांस्टेंट। किसी भी एक टेम्परेचर पे इसका जो वैल्यू है इट विल बी कांस्टेंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ना? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे तो एक फिक्स वैल्यू होगा, बट अगर मैं सपोज वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पे भी देखूं तो भी उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका अमाउंट कितना लिया मैंने वाटर का। तो ये तो बड़ा मेरा सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, कि देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा कांस्टेंट है ना, इवन 25 डिग्री सेल्सियस पे भी कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। 50 डिग्री सेल्सियस पे भी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका। सो एक्वस टेंशन या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, लेट्स से, है ना। मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा और समझाता हूं कि कैसे हम लोग एक्वस टेंशन या इस सब का यूज कर सकते थे। बेटा पहले ये समझो, इसमें इससे रिलेटेड किसी बच्चे को कुछ डाउट है कि क्या है वेपर प्रेशर और समथिंग लाइक दिस? नो सर। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल हमेशा ही वेपर फेज में चले जाते हैं सब्सटेंस के, जो मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस के साथ इक्विलिब्रियम में ही होगा, है ना। एंड द प्रेशर अप्लाइड बाय दीज वेपर्स is known as vapor pressure.
कि वो वेपर्स कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसका नाम वेपर प्रेशर है ना। मॉड्यूल्स का हार्ड कॉपी मिलना स्टार्ट हुआ है कुछ बच्चों को कि नहीं? मिल गया सर। मतलब नहीं मॉड्यूल सर, 2 का second- मैं बात कर रहा नो हाँ सर। सर, हाँ सर। हूँ। कुछ नहीं बच्चों मिला को मिल सर। गया है। हाँ, इस वीक में सब बच्चों को मिल जाएगा, है ना। सर अभी नहीं मॉड्यूल मिला। 2 का इस वीक में सारे बच्चों को मिल जाएगा 1 बाय 1, ठीक है। मतलब आई होप सब Okay, कुछ sir. बच्चों को तो मिल चुका है, कुछ बच्चों को मिलना बाकी है, उन बच्चों को भी मिल जाएगा, है ना। खारघर, हाँ खारघर में आरटीपीएस में ही मिलेगा, वो भी मिल जाएगा, कल या परसों मिल जाएगा खारघर में, है ना। सर बोलवली में तो हाल फिलहाल मैं बुकलेट से ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोगों को। बुकलेट का ही एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई भी करो यहाँ। जैसा सपोज, है ना, सपोज ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, है ना। यस बच्चे, लिखा है ये ऐसा। क्वेश्चन देख पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। अच्छा, तो कुछ है, सिस्टम शोन इन डायग्राम इज एट इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज 150 मिलीलीटर। मीन्स ये जो बल्ब है इट इज 150 मिलीलीटर। एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, देखो प्रथम ने तो आंसर ही बता दिया नालायक ने, है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। द बल्ब कंटेन्स दिस मच ऑफ ऑक्सीजन गैस। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। सो आई एम रिपीटिंग हियर। यहाँ देखो क्वेश्चन में कुछ लिक्विड वाटर फिल्ड है यहाँ, सपोज, है ना। यहाँ कुछ अमाउंट है जो लिक्विड वाटर का फिल्ड है और इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस फिल्ड है। अच्छा, कैन यू सजेस्ट मी यहाँ टोटल प्रेशर कितना है? पी टोटल, डू यू थिंक ये पी टोटल 161 mm ऑफ Hg है? यस सर। यस सर। ये जो पी टोटल है वो 161 mm ऑफ Hg है ना। अच्छा, इसमें डू यू थिंक ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी होगा
और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर भी होगा. Yes, sir. Yes, sir. So it is 161 mm of Hg बेसिकली, है ना. ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर भी है. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर कितना है क्वेश्चन में? 28. 28. तो ये हो जाता 161 minus 28 mm of Hg is partial pressure of O2. Moles of O2 क्वेश्चन में गिवन है 0.001 moles. Temperature obviously given है, it is 300 Kelvin. So P given है, N given है, T given है. So can we find out volume occupied by gas? It is nothing but 0.01. It is nothing but 0.001